हेलो एवरीबॉडी। आज हमारा बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि हम सब जानना चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में पैसा क्रिएट कैसे होता है, हाउ द मनी इज़ क्रिएटेड। और ये जो बैंक्स हैं ये एक्चुअल में काम कैसे करते हैं? भाई ये बैंक्स के पास इतना पैसा आता कहाँ से है? तो ये सब क्वेश्चंस सिर्फ एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के माइंड में नहीं आते हैं, ये सब क्वेश्चंस तो हम सब इंडिविजुअल्स के माइंड में आते हैं। हम सब जानना चाहते हैं कि बैंक काम कैसे कर रहा है, बैंक मनी को कैसे क्रिएट कर देता है, मनी के लिए उसके पास पैसा आता कहाँ से है, लोगों को लोन पे दे देता है, वो इतना लोन दे देता है, क्या वो कोई और बिजनेस करता है? तो ये सब एक छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो माइंड में बहुत बार उठते हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। तो ये आपके क्लास 12th के एक चैप्टर का, बैंकिंग चैप्टर का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं मनी क्रिएशन बाय द बैंक्स, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कि कमर्शियल बैंक्स एक्चुअल में मनी क्रिएट कैसे करते हैं, मल्टीप्लायर क्या होता है, लीगल रिजर्व रेशियोज क्या होती हैं। तो ये सब रोल प्ले करेंगे इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आइए इस टॉपिक को स्टडी करते हैं। जहाँ पर मनी क्रिएशन की बात हो रही है, मनी क्रिएशन से मतलब है कि सभी कमर्शियल बैंक्स किस तरह से क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में, और किस तरह से क्रिएट करते हैं, थ्रू दी प्रोसेस ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स। कि भाई एक इंडिविजुअल ने बैंक में पैसा जमा कराया है और वो पैसा जमा कराने के बाद वो पैसा कैसे रोटेट हो रहा है और उस रोटेशन की प्रोसेस में लोगों को लोन दिया जाता है, राइट? तो इसको समझने से पहले, इकोनॉमिक्स की हर चीज़ को स्टडी करने से पहले हम कुछ एजम्पशंस को बना लेते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम एजम्पशंस नहीं बनाएंगे तो हमारी जितनी भी थ्योरीज हैं वो फेल हो जाएंगी। तो एजम्पशंस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पर अगर हमें किसी भी प्रोसेस को समझना है तो हमें कुछ एजम्पशंस बनानी पड़ेंगी ताकि हम इस थ्योरी को सिंप्लीफाई कर पाए और बहुत इजीली इसको समझ पाए। तो सबसे पहली एजम्पशन क्या है कि हम जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी एंटायर कमर्शियल बैंक्स हैं, हम इस थ्योरी में उसको एक यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड बैंक्स। तो मतलब जहाँ जहाँ जब मैं यहाँ पर बैंक्स को रेफर करूँगी तो उससे मतलब है मेरी इकोनॉमी में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। सो हमने सभी कमर्शियल बैंक्स को एक यूनिट बना दिया है और हमने उसको बोला है बैंक्स। सेकेंड एजम्पशंस दे से कि मेरी इकोनॉमी में जितना भी पैसा रिसीव हो रहा है या जितना भी पैसा पे किया जा रहा है वो सारा का सारा बैंक्स के थ्रू ही रूट किया जाएगा। मतलब दे वुड बी रूटेड थ्रू बैंक्स। मतलब कोई भी कैश का लेन देन हमारी इकोनॉमी में नहीं हो रहा है, सारा का सारा बैंक्स के थ्रू ही हो रहा है। तो ये हमारी सेकेंड एजम्पशन है, राइट? समझ में आया? फर्स्ट एजम्पशंस में हमने क्या किया, हमने सभी कमर्शियल बैंक्स को एक पर्टिकुलर यूनिट क्रिएट कर दिया है। और सेकेंड एजम्पशन में हमने क्या कहा है कि हम जितना भी पैसे का लेन देन करेंगे वो सब बैंक के थ्रू ही होगा। सो ऑल द डिपॉजिट्स, और हम क्या मान रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी डिपॉजिट्स बैंक के पास आते हैं वो उसको आगे लोन्स में दे देता है, मतलब आगे लोगों को उधार पे देना स्टार्ट कर देता है। सो हाउएवर, अब बैंक के पास भाई एक डिस्क्रिशन है कि बैंक जितना भी पैसा हमने डिपॉजिट किया है ना वो सारा का सारा लोगों को लेंड नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि सेंट्रल बैंक ऊपर से उसको रेगुलेट कर रहा है। रेगुलेशंस में क्या कर रहा है वो, उसने कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स बना दी हैं, कुछ लीगल रिजर्व रेशियोज बना दी हैं, जिसके अंतर्गत सभी कमर्शियल बैंक्स को कुछ पैसा एज ए रिजर्व कमर्शियल बैंक्स के पास रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपीज़ कमर्शियल बैंक्स के पास आया है तो उसमें से कुछ रिक्वायरमेंट होगा जो उनको
सेंट्रल बैंक के साथ रखना होगा. इट वुड बी 10%, 20%. तो हम अपने एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि 20% अमाउंट है जो सभी कमर्शियल बैंक्स को रखना होगा सेंट्रल बैंक के साथ. तो अगर 100 रुपीज़ आया है तो सारा का सारा 100 रुपीज़ कमर्शियल बैंक्स आगे लोन में नहीं दे सकते हैं. तो दैट मीन्स 20% उनको सेंट्रल बैंक के साथ रखना पड़ा. तो 20 रुपीज़ उन्होंने सेंट्रल बैंक के साथ रखा और बाकी कितना बचा कमर्शियल बैंक्स के पास? 80 रुपीज़. तो ये 80 रुपीज़ वो आगे लोगों को लोन के द्वारा आगे लेंड कर सकते हैं. राइट. सो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा? इट इज़ अ लीगली कंपल्सरी. ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है सभी बैंक्स के लिए कि उनको सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक के साथ, जिसको हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियोज. सो अब वो कहते हैं कि भाई उन्होंने फ्रैक्शन ही क्यों रखा, सारा क्यों नहीं रख दिया? भाई बैंक्स कीप अ फ्रैक्शन ऑफ कैश रिजर्व्स बिकॉज अ प्रूडेंट बैंकर. प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? समझदार. तो जो भी एक समझदार बैंकर है वो अपने एक्सपीरियंस से दो चीज़ें ज़रूर जानता है. क्या है वो दो चीज़ें? भाई जो बैंकिंग में है वो ये चीज़ जानता है कि भाई अगर लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया है तो सारे के सारे लोग एक ही टाइम पर उनसे पैसा निकालने नहीं आएंगे, उनसे पैसा मांगने नहीं आएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लोगों ने 100 रुपया बैंक में जमा किया है तो 100 into 100 becomes 10,000 of rupees. तो सभी बैंक्स अपने एक्सपीरियंस से ये ज़रूर जानते हैं कि 100 के 100 लोग एक साथ बैंक को अप्रोच करने वाले नहीं हैं. एक दिन में आकर एक ही टाइम पर सब लोग पैसा नहीं मांगेंगे. तो वो कुछ फ्रैक्शन रखते हैं सेंट्रल बैंक के साथ. देन देयर इज़ अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट्स इनटू द बैंक. और ऐसा नहीं है कि एक बार 100 लोगों ने पैसा जमा करा दिया तो और लोग आएंगे ही नहीं. जैसे 100 लोग आए वैसे ही वहाँ पे कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली और लोग आते रहते हैं पैसा डिपॉजिट करने के लिए. तो पैसा डिपॉजिट होता रहता है. राइट. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि मनी कैसे क्रिएट हुआ. अब देखिए कमर्शियल बैंक्स ने अपने 100 रुपीज़ में से 20% तो उन्होंने कहाँ रखवा दिया है? सेंट्रल बैंक के पास. तो उनके पास कितना रह गया है? 80 रुपीज़. तो 80 रुपीज़ ही आगे लोगों को लेंड कर सकते हैं. मैं यहाँ पे बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ 100 रुपीज़ का, ताकि हम इसको बहुत इजीली समझ पाएँ. तो 100 में से कमर्शियल बैंक्स के पास अब 80 रुपीज़ रह गया है जिसको वो आगे लेंड कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पर क्या माना है कि भाई इट मीन्स अगर उनके पास इनिशियली 100 रुपीज़ का डिपॉजिट आया था तो 20% तो उनका LRR था जो उन्होंने सेंट्रल बैंक के साथ रखवा दिया, और 80% उन्होंने क्या किया? वो लेंड कर सकते हैं. राइट. बट बैंक्स डू नॉट लेंड दिस मनी बाय गिविंग द अमाउंट इन कैश. अंडरलाइन कीजिएगा इसको कि गवर्नमेंट और बैंक क्या कर रहे हैं, वो ये जो 80 रुपीज़ उनके पास आया है वो कभी भी ये 80 रुपीज़ किसी को भी कैश लोन में नहीं देते हैं. अगर किसी को लोन मिलता है तो वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है. तो वो पैसा क्या किया? 80 रुपीज़ उन्होंने बैंक में ही डिपॉजिट करा दिया है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के नाम जिसने उनसे लोन मांगा था. तो डैट मीन्स 80 रुपीज़ आया तो ज़रूर, उन्होंने आगे लेंड तो ज़रूर किया, बट उसी के बैंक अकाउंट में डाल दिया है. राइट. अब वो 80 रुपीज़ एक इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट में चला गया है. तो देखिएगा वो बैंक्स के पास ही है, अभी वो पैसा बैंक्स के पास ही है. राइट. नाउ दे ओपन अप द अकाउंट्स इन द नेम ऑफ द बोरोवर्स हु आर फ्री टू विड्रॉ द अमाउंट व्हेनेवर दे लाइक. तो ये 80 रुपीज़ जिस भी इंडिविजुअल को उन्होंने दिया, दे आर फ्री टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू दैम. वो कहीं पर भी स्पेंड कर सकते हैं. Now suppose that the borrowers withdraw the entire amount of ₹80 for making the payments. अब क्या किया? अब जिस इंडिविजुअल को ये 80 रुपीज़ एज अ लोन बैंक ने दिया था उसने ये सारा का सारा पैसा विड्रॉ कर लिया है. राइट. ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रूटेड थ्रू बैंक्स ओनली. भाई सेकेंड एजम्पशंस थी हमारी कि कैश में तो डीलिंग होनी ही नहीं है, सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स तो बैंक के थ्रू ही हो रही थी.
तो अब क्या किया गया कि ये जो मनी स्पेंड हुआ है, ये मनी उसने जिसको भी पे किया है वो उसके तीसरे इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट में ही जा रहा है। भाई मैंने अगर 80 रुपीज़ बैंक से लोन लिया है, जब मैं उसको स्पेंड करूंगी तो मैं किसी को पेमेंट करूंगी, तो जब मैं वो पेमेंट कर रही हूँ तो वो पेमेंट भी मैं उसके तीसरे इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट में ही डाल रही हूँ, राइट। तो अगेन ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये बैंक्स के पास ही पहुँच रहा है, राइट। अब जिसने भी ये पेमेंट रिसीव किया है, जैसे ही उसके बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव हुआ, बैंक्स के पास फिर से वापस ये 80 रुपीज़ सर्कुलेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या एजम्पशंस लगाई है कि सभी कमर्शियल बैंक्स एक यूनिट है जिसको हम बैंक्स रेफर कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा 100 रुपीज़ बैंक के पास था, 20 रुपीज़ उन्होंने सेंट्रल बैंक को दे दिया, डिपॉजिट करा दिया, 80 रुपीज़ उन्होंने एज ए लोन मुझे दिया, मैंने उसको आगे स्पेंड किया, जब मैंने उसको खर्चा किया तो मैंने थर्ड इंडिविजुअल के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, तो वो पैसा वापस बैंक में चला गया। देखिए हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि भाई बैंक्स के पास जो इनिशियल डिपॉजिट आ रहा है, दैट इनिशियल डिपॉजिट इज ऑफ ₹100। तो सबसे पहले किसी एक इंडिविजुअल ने 100 रुपीज़ बैंक के पास डिपॉजिट किया है, राइट, दैट इज़ द इनिशियल डिपॉजिट्स। तो बैंक्स के पास कितना डिपॉजिट आ रहा है, 100 रुपीज़, राइट। अब उनके पास एक मैंडेटरी है कि उन्होंने भाई कुछ पैसा तो सेंट्रल बैंक के पास रखना ही है, तो वो कितना पैसा रखेंगे सेंट्रल बैंक के पास, आइए LRR हमारा कितना है 20%, तो 20% इसका वो बैंक के पास रखेंगे, तो दैट मीन्स 20 रुपीज़ उन्होंने बैंक के पास रख दिया। तो आगे वो कितना पैसा लेंड कर रहे थे, एग्जाम्पल में कितना बताया मैंने 80 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ बैंक्स ने अपने पास रखा और आगे 80 रुपीज़ उन्होंने लेंड करने के लिए दे दिया है। फिर इसके बाद वो क्या करते हैं, ये 80 रुपीज़ जब लोन दिया गया तो जिस भी इंडिविजुअल को वो देंगे वो उसके बैंक अकाउंट में ही डिपॉजिट होगा, राइट। उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुआ तो हम यहाँ पर जो डिपॉजिट्स मान रहे हैं, हमने सभी बैंक्स को एक ही बैंक माना है, तो उसके बैंक में वो डिपॉजिट हो गया, तो 80 रुपीज़ ये बैंक के पास वापिस आ रहा है। और अगर हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि 80 रुपीज़ वो सारा का सारा विड्रॉ करके स्पेंड कर रहा है, तो जिसको भी वो पेमेंट कर रहा है वो उसके बैंक अकाउंट में ही डाल रहा है, तो दैट मीन्स ये पैसा वापस बैंक के पास ही आ रहा है एज अ बैंक डिपॉजिट, चाहे वो हम कर रहे हैं या हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट में भी वो पैसा बैंक डिपॉजिट ही हो रहा है। तो 80 में से अगेन 20% बैंक अपने पास अपने से सेंट्रल बैंक के पास रख देता है और बाकी 64 रुपीज़ अगेन वो आगे लोगों को लेंड करना शुरू कर रहा है, एज ए लोन दे रहा है, राइट। तो जब लोन दिया तो फिर से बैंक अकाउंट में वो पैसा तो बैंक्स के पास वापस कितना पैसा पहुंच गया है, 80 रुपीज़। अब 80 रुपीज़ का 20% अगेन वो कहाँ रखेंगे, सेंट्रल बैंक के पास, तो 80 रुपीज़ का 20% कितना हो गया है, 16 रुपीज़। तो 16 रुपीज़ उन्होंने अगेन सेंट्रल बैंक के साथ रखवाया और वापस कितना बचा है, 64। अब वो 64 रुपीज़ आगे लेंड कर सकते हैं टू दी अदर इंडिविजुअल्स। अब 64 उन्होंने मिस्टर सी को लेंड कर दिया, राइट, मिस्टर सी को लेंड किया और मिस्टर सी अब उसको आगे खर्च करने वाले हैं। अब जब वो स्पेंड करेंगे तो अगेन अगर वो मिस्टर डी को पेमेंट कर रहे हैं तो मिस्टर डी के भी वो बैंक अकाउंट में उसको डिपॉजिट कर रहे हैं, राइट। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, पैसा बैंक में आया था, बैंक ने 20% सेंट्रल बैंक के पास रख के बाकी का पैसा लेंड कर दिया, वो जब लेंड किया आगे लोन पे दिया, वो भी बैंक अकाउंट के थ्रू रूट हुआ, फिर जिसके पास वो लोन आया उसने भी किसी के बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया है, तो वो पैसा वापस बैंक के पास ही पहुंच रहा है, राइट। अब हो सकता है जो मिस्टर सी हैं उनके पास 64 रुपीज़ थे आगे, तो उन्होंने 64 रुपीज़ आगे 3-4 इंडिविजुअल्स को पे कर दिए, ठीक है।
बट जब भी वो इंडिविजुअल्स को भी पेमेंट कर रहे हैं तो वो उनके बैंक अकाउंट में ही पैसा डाल रहे हैं। किसी को उन्होंने 60 रुपीज़ दिया, किसी को उसने 4 रुपीज़ दिया, तो सारा पैसा उनके बैंक अकाउंट में ही गया। तो डेट मीन 64 रुपीज़ फोर्थ इंडिविजुअल के थ्रू वापस बैंक के पास ही आ गया है। तो अब बैंक क्या करेगा, फिर से 64 रुपीज़ का 20% सेंट्रल बैंक के पास रखवा देगा, क्योंकि मैंडेटरी है भाई। और उसके बाद जितना भी पैसा बचता है वो पैसा वापस फिफ्थ इंडिविजुअल को देना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से देखिए पैसा रोटेट हो रहा है। 100 रुपीज़ से कितने पैसे बनते जा रहे हैं, पहले 80 बना, फिर 64 बना, फिर उसका 20% के बाद उसका 80% बचा। इस तरह से वो पैसा आगे आपका रोटेट होता जा रहा है, राइट। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ द बोर्ड। मैं भी बोर्ड पे इसको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप इसको न्यूमेरिकली भी अपने दिमाग पे बिठा पाए, राइट। अब आगे एक कॉन्सेप्ट और आएगा इसी में, मनी मल्टीप्लायर। अब मनी मल्टीप्लायर ने क्या किया, उन्होंने मनी मल्टीप्लायर मेजर्स the amount of money that the banks are able to create in the form of deposits with each and every unit of reserves it keeps। तो मनी मल्टीप्लायर में क्या कह रहा है वो कि जितना पैसा उन्होंने रखा उससे वो कितनी मनी मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, ये हमें मनी मल्टीप्लायर से ही पता चल जाएगा। अगर हमारे पास इकोनॉमी में भाई LRR 20% चल रहा है तो हमारा मनी मल्टीप्लायर कितना होने वाला है, 5 टाइम्स। कैसे, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/LRR। तो अगर हमारा LRR इज 20%, सो मनी मल्टीप्लायर इज 1/0.2। दैट मीन्स 1/0.2 इज 5 टाइम्स। सो मनी मल्टीप्लायर क्या कह रहा है कि अगर हमारा लीगल रिजर्व रेशियो 20% है तो सभी कमर्शियल बैंक्स 5 टाइम्स मनी जनरेट कर पाएंगे ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट्स दैट दे आर रिसीविंग। मतलब मेरे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर 20% LRR रहा तो इनिशियल डिपॉजिट कितना हुआ था हमारे पास, 100 रुपीज़। सो 100 इंटू 5 इज 500। तो बैंक्स क्या करेंगे, 100 से वो 500 मनी बना सकते हैं। उन्होंने 100 रुपीज़ को रोटेट करके 500 रुपये इकोनॉमी में सर्कुलेट कर दिए हैं, सिर्फ 100 रुपीज़ डिपॉजिट होने के कारण, राइट। तो इसको हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। इट सिग्निफाइज दैट एवरी यूनिट ऑफ मनी दैट इज which is kept as reserves, banks are able to create 5 units of money। तो मेरे पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर हमने 1 यूनिट बैंक के पास रखवाया है तो उसका 5 यूनिट हम और क्रिएट कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी में। दिस इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। नाउ आई होप आपको ये मनी क्रिएशन प्रोसेस बाय द बैंक्स समझ में आया होगा। आप समझ पाए होंगे कि बैंक्स कोई और बिजनेस नहीं करता है, बैंक्स इसी पैसे को सर्कुलेट कर रहा है क्योंकि उसकी एजम्पशंस हैं। उसकी एजम्पशंस क्या है कि सभी पैसा बैंक्स के थ्रू रूटेड हो रहा है। सेकेंडली, सभी लोग एक साथ आकर सारा का सारा पैसा डिपॉजिट नहीं करेंगे। थर्डली, पैसा कंटिन्यूसली बैंक में आता रहता है, नए लोग आकर पैसा डिपॉजिट करते रहते हैं। So this is how the process keeps on going, right? Thank you so much. So 64 का 20% कितना होता है, अराउंड 12.8। तो 12.8 जो इसका 20% अमाउंट था वो सारा अमाउंट कहाँ रख दिया गया है, सेंट्रल बैंक के पास। तो इसके पास कितना अमाउंट बचेगा आगे लेंड करने के लिए, 51.2। और ये 51.2 अगेन बैंक्स के पास आएगा डिपॉजिट में, फिर से उसका 20% रखा जाएगा। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है, राइट। तो देखा जाए इनिशियल डिपॉजिट बैंक के पास 100 रुपीज़ आया था और उस 100 रुपीज़ में से बैंक ने
20% देना स्टार्ट किया। और अगर हम इन फिगर्स को ऐड ऑन करते रहेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा पैसा है जो एज अ लोन दिया जा रहा है ये यहाँ पर 400 रुपीज़ पहुँच जाएगा। और LRR हम कितना रख रहे हैं, 100 रह जाएगा। तो डेट मीन्स टोटल अमाउंट कितना बन गया है, 500। तो इनिशियल 100 रुपीज़ से हमारे पास 500 रुपीज़ क्रिएट हो रहे हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। और यहाँ पे देखा जाए तो आपका LRR कितना था, 20%, राइट। यहाँ पर आपका LRR कितना था, 20%। तो 20% LRR जब था तो